जरा सोचकर देखिए कि सुबह सुबह आपकी आंखें खुलती हैं और खिड़की से बाहर देखते ही आपको सूर्य की चमक नहीं बल्कि एक बड़ा सा नीले रंग का ग्रह दिखाई देता है। ये ग्रह कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती है और आपकी आंखें चांद के ऊपर खुली हैं। ये बातें आज के समय में मनगढ़ंत और काल्पनिक लग रही होंगी, लेकिन अगले 100 सालों में मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। इंसान केवल चांद पर ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी जाकर बस चुके होंगे। सच तो ये है कि इंसान का नेचर हमेशा से ही जिज्ञासु रहा है। किसी भी नई डिस्कवरी से हम खुश तो होते हैं, लेकिन फिर उससे भी बड़ी डिस्कवरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब से हमें पता चला है कि धरती के अलावा भी दुनिया में दूसरे ग्रह मौजूद हैं, तभी से हम उन ग्रहों पर भी रहने के सपने देखते आए हैं। कई 100 साल लगे, लेकिन आज देखिए कि इंसान अपने सपने के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। साल 2019 में करीब 50 साल के बाद नासा ने फाइनली अनाउंस किया कि वो एक बार फिर से चांद पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि साल 2024 खत्म होने से पहले वो एक मैन और एक वोमेन दोनों को चांद के साउथ पोल पर उतारेंगे। इस मिशन को नया नाम भी दिया गया, आर्टेमिस। आर्टेमिस ग्रीक सभ्यता की एक देवी है जिन्हें चांद की देवी भी कहा जाता है। बेशक ये कहना कि हम 2024 तक चांद पर पहुंच जाएंगे बहुत दूर की बात है। हजारों ऐसी चीजें हैं जो सही वक्त के साथ होनी चाहिए, तभी ये मिशन अपने वक्त पर खत्म हो पाएगा। इस नए आर्टेमिस मिशन का टोटल कॉस्ट करीब $93 बिलियन का है। खैर, आर्टेमिस मिशन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये आता है कि क्या हम चांद को कॉलोनाइज कर पाएंगे? क्या आर्टेमिस मिशन वो पहली सीढ़ी बन सकता है जो दूसरे ग्रहों पर रहने के हमारे लक्ष्य को पूरा करेगा? और क्या हम किसी तरह चांद को टेराफॉर्म करके धरती में बदल सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि आर्टेमिस मिशन करेंटली अभी प्रोग्रेस में है और उसका एक मिशन पहले ही खत्म हो चुका है। हालांकि डेडलाइन 2024 की दी गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2026 से पहले इंसान चांद पर दोबारा कदम रख पाएंगे। जाहिर सी बात है कि लाखों सेफ्टी मेजर्स को फुल प्रूफ तरीके से चेक करने में वक्त तो लग ही जाएगा। इस मिशन के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। सबसे पहला है आर्टेमिस 1। ये एक अनक्रूड मिशन होगा, यानी कि बिना इंसानों वाली फ्लाइट को चांद के पास भेजा जाएगा। ये स्पेसक्राफ्ट चांद का एक चक्कर लगाकर दोबारा धरती पर आ जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक टेस्ट फ्लाइट की तरह है, ये चेक करने के लिए कि जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले मिशन में इंसान मून पर जाएंगे वो सेफ है या नहीं। इसके बाद आता है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 एक क्रूड मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि धरती से चंद्रमा तक जाने में 3 दिनों का समय लगता है। सबसे अंत में आता है आर्टेमिस 3। इस मिशन में पहली बार एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारा जाएगा। वे लोग लगभग 1 हफ्ते तक चांद के सरफेस पर रहकर उसे स्टडी करेंगे। अब इसमें अच्छी खबर ये है कि इन मिशंस का सबसे पहला फेज आर्टेमिस 1 पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है। 16 नवंबर 2022 को आर्टेमिस 1 लॉन्च कर दिया गया था। इसके 5 दिन बाद यानी 20 नवंबर को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में आ गया था। इसके अगले ही दिन उसने चांद के इर्द गिर्द एक पूरा चक्कर लगा डाला। 20वें दिन यानी 5 दिसंबर को इसने आखिरी बार चांद का चक्कर लगाया और उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से धरती की तरफ बढ़ गया। फाइनली 11 दिसंबर को ये सेफली पैसिफिक ओशियन में लैंड हो गया। ये मिशन इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये पहला ऐसा टेस्ट मिशन था जो धरती से इतना दूर गया था जिसमें भविष्य में असली इंसान बैठने वाले थे। आर्टेमिस 1 मिशन के स्पेसक्राफ्ट में 3 पुतले भी बिठाए गए थे, वो भी पूरे एस्ट्रोनॉट सूट्स को पहनाकर, ताकि ये देखा जा सके कि रियल एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में जाने से परेशानी तो नहीं होगी। अब मैं आपको आर्टेमिस मिशन से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। मिशन के अंत में हमें चांद के बारे में चाहे कितनी भी जानकारी क्यों न मिल जाए, लेकिन शुरुआत तो उन रॉकेट से ही होती है जिसकी मदद से हम चांद की सतह पर जाएंगे। अब इस मामले में आर्टेमिस मिशन के कुल 4 सबसे जरूरी कंपोनेंट्स हैं। पहला है ओराइन स्पेसक्राफ्ट। ओराइन स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट से लैस एक सिस्टम है। इसी के अंदर बैठकर एस्ट्रोनॉट्स सेफली चांद पर पहुंचेंगे।
इसके बाद आता है लूनर गेटवे। आप सभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो जानते ही होंगे। ये स्पेस में एक रेलवे स्टेशन की तरह है। जिस तरह धरती पर कहीं भी जाने के लिए आपको अलग अलग रेलवे स्टेशंस को क्रॉस करना पड़ता है, उसी तरह स्पेस में कुछ चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। जैसे ISS धरती का स्पेस स्टेशन है, उसी तरह लूनर गेटवे मून का स्पेस स्टेशन बनने वाला है। आपने ये गैस कर ही लिया होगा कि लूनर गेटवे को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो चांद के ऑर्बिट में लगातार घूमता रहेगा। भविष्य में आने वाले जितने भी मिशन होंगे, फिर चाहे वो चांद पर ही जाना क्यों ना हो, चाहे मार्स पर जाना, लूनर गेटवे के द्वारा ही होकर जाएंगे। ओरायन स्पेसक्राफ्ट भी लॉन्च होने के बाद सबसे पहले लूनर गेटवे पर डॉक होगा। उसके बाद ही चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का मिशन आगे बढ़ाया जा पाएगा। तीसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है मून लैंडिंग मॉड्यूल। ये मॉड्यूल या स्पेसक्राफ्ट कार्गो और इंसानों को लूनर गेटवे से मून की सतह पर लेकर जाएगा। नासा बहुत सी कॉमर्शियल कंपनीज के साथ काम कर रहा है जो ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम और कार्गो को मून पर पहुंचाने के एफिशिएंट मशीन बना सकें। अपोलो मिशन जो 50 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसमें केवल एक ही बार एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारा गया था, जिसके बाद वो दोबारा धरती पर आ गए थे। लेकिन इस बार जिस स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतारा जाएगा, वो एक से ज्यादा बार चांद की सतह से लूनर गेटवे तक ट्रेवल करने वाला है। इसीलिए मून लैंडिंग मॉड्यूल का सेफ होना बहुत जरूरी है। अंत में इन तीनों कंपोनेंट्स को बांध कर रखेगा SLS रॉकेट, यानी स्पेस लॉन्च सिस्टम का रॉकेट। ये भारी भरकम रॉकेट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचा है और यही रॉकेट सभी चीजों को धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर चांद तक लेके जाने वाला है। फिलहाल SLS दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। जिस रॉकेट की मदद से पहली बार इंसान चांद पर गए थे, SLS रॉकेट उससे भी 15% ज्यादा ताकतवर है। इन 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर ही नासा एस्ट्रोनॉट्स को डीप स्पेस में भेजने वाला है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में इन सभी में वो वाला कंपोनेंट जिसमें एक्चुअल ह्यूमन बैठकर जाने वाले हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ ओरायन स्पेसक्राफ्ट की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोनॉट्स ओरायन में बैठकर ही चांद पर जाने वाले हैं और इसी स्पेसशिप में बैठकर वापस धरती पर भी आने वाले हैं। ओरायन को कुछ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए बनाया गया है ताकि डीप स्पेस के कठोर वातावरण से एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी पर कोई फर्क ना पड़े। ज्यादा देर तक स्पेस में रहने से ह्यूमन बॉडी का बोन मास कम होता है, इसीलिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक एक्सरसाइज मशीन लगाई गई है जिससे कि एरोबिक और स्ट्रेंथ वर्कआउट्स किए जा सकें। एस्ट्रोनॉट्स जितने भी दिन स्पेस में रहेंगे, उनको हर दिन एक्सरसाइज करनी होगी। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि ओरायन अंतरिक्ष में कौन सी चीजें झेलने वाला है, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब एस्ट्रोनॉट्स अपना मिशन पूरा करके चांद से धरती पर वापस आ रहे होंगे, तब उनकी स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इतनी हाई स्पीड को झेलने के लिए स्पेसक्राफ्ट के मेन मटेरियल्स सिलिका फाइबर से बने हैं। इस मटेरियल को 30 सालों से स्पेस शटल्स में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये मटेरियल स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष की कठोर ठंड और री एंट्री की झुलसा देने वाली गर्मी दोनों से बचाएगा। अब री एंट्री एक और बहुत बड़ी परेशानी है जिससे ओरायन को जूझना होगा। सबको पता है कि स्पेस से धरती पर आने के लिए एक स्पेसशिप तेजी से धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। उस वक्त में धरती का एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को पैदा करता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक को झेलना पड़ता है। इस हाई टेम्परेचर हीट से स्पेसक्राफ्ट को हीट शील्ड नाम की एक टेक्नोलॉजी बचाती है। बाहर का टेम्परेचर भले ही हजारों डिग्री फ़ारेनहाइट का क्यों ना हो, लेकिन अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ 70 डिग्री तक ही टेम्परेचर महसूस करेंगे। जब फाइनली ओरायन धरती के एटमॉस्फेयर में इतनी तेजी से एंटर कर जाएगा, तब टोटल 11 पैराशूट्स खोले जाएंगे ताकि उसकी स्पीड कम हो सके और वो सेफली समुद्र में लैंड कर सके। मैं आपको बता दूं कि नासा केवल अकेली एंटिटी नहीं है जो आर्टेमिस मिशन को अंजाम दे रही है, बल्कि बहुत सी कॉमर्शियल और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं जिसके साथ मिलकर आर्टेमिस प्रोग्राम के अलग अलग सिस्टम्स को बनाया जा रहा है। जैसे कि एक्सप्लोरेशन ग्राउंड सिस्टम का प्राइम कॉन्ट्रैक्टर जेकोब्स नाम की कंपनी है। इसके अलावा एरोजेट रॉकेटडाइन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रूमान भी नासा के साथ क्लोजली काम कर रही हैं। एक और बड़ा सवाल ये आता है कि चांद पर उतरकर नासा आखिर क्या करने वाला है। ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट्स और फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको एस्ट्रोनॉट्स चांद के सरफेस पर लगा सकते हैं, जिससे धरती पर कई साल
सालों तक इंफॉर्मेशन भेजी जा सके। टोटल 4 सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाकर करने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि हमें हमेशा से लगता था कि चांद एक शांत जगह है, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं कि चांद के ऊपर लगातार मून क्वेक्स आते रहते हैं, बिल्कुल अर्थक्वेक्स की ही तरह। एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऊपर सेस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए मशीन लगाएंगे, जिससे इसके पर्टिकुलर पैटर्न और सरफेस के अंदर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा। इसके बाद नंबर आता है पानी का। हमें ये अच्छे से पता है कि चांद पर बहुत सारी मात्रा में पानी है। आर्टेमिस 3 मिशन के द्वारा हम डायरेक्टली उस पानी को स्टडी कर पाएंगे। हमें ये बात और अच्छे से पता चलेगी कि ये पानी आखिर कौन सी स्टेट में है और ये चांद के कौन से एरिया में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीसरी जरूरी चीज जो हम चांद के सरफेस को देखकर जान पाएंगे वो है धरती का इतिहास। कई बिलियन साल पहले जिस बड़ी घटना ने धरती को आज ये रूप दिया है, बहुत ज्यादा चांसेज हैं कि वो घटना चांद पर भी हुई होगी, क्योंकि धरती और चंद्रमा इतने ज्यादा पास जो हैं। चांद के अलग अलग क्रेटर्स को देखकर हम धरती की हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी चीज जो हम कर पाएंगे वो है चंद्रमा के लाइव सैंपल्स कलेक्ट करना। दूर से भले ही आज हम चंद्रमा को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन चांद के फिजिकल सैंपल्स हीरे मोतियों से कम नहीं होंगे। किसी भी प्लैनेट के केमिकल फीचर्स को जान लेने से हम उसके पास्ट और फ्यूचर दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये रिसर्च हमें आगे जाकर और ज्यादा मदद करेगी। जब फाइनली हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे इंसान इन प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बना सकते हैं, तो ये जानकारियां हमारे लिए बहुत जरूरी होंगी। आर्टेमिस मिशन में थोड़े बहुत डिलेज जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि वैज्ञानिक इस मिशन को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हैं। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मिशन के बीच किसी भी तरह की कोई परेशानी आए। हमारी कामना है कि वैज्ञानिक अपने इस मिशन में जल्द से जल्द सफल हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।